तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल गांव तक में। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज आपके लिए एक सबसे हटके खबर लाया हूं, मगर उससे पहले दो लाइन बोलना चाहूँगा। इंसान तो आपको बहुत से मिलेंगे, मगर ज़रूरत है पहचान करना एक सच्चे इंसान की। इंसान तो आपको बहुत मिलेंगे, मगर ज़रूरत है पहचान करना एक सच्चे इंसान की। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपको कसम है आपके भगवान की। तो साथियों आज का वीडियो मैं एक ऐसे ब्लॉगर पे बोलने वाला हूँ जो कि पहले भी सुर्खियों में रहा है। एक उत्तराखंड का बड़ा ब्लॉगर है, बड़ा नाम है यूट्यूब की दुनिया में। आप में से शायद बहुत से लोग तो जानते होंगे, मगर कतिपय अगर कोई नहीं जानता है तो वो भी आज शायद जान जाएगा हमारी ये वीडियो देख के। दोस्तों उत्तराखंड में हल्द्वानी निवासी एक ब्लॉगर हैं सौरभ जोशी। अब आप ये नाम आपको सबको परिचित होगा। सौरभ जोशी आज की डेट में भारत के मशहूर ब्लॉगरों में से एक हैं और सबसे जो मतलब टॉप मोस्ट ब्लॉगर जो यूट्यूब में है भारत में, उनमें उनका नाम शामिल है। तो साथियों आपको याद होगा कि पहले उनका एक विवादित ब्लॉग रहा था, या उनका ब्लॉग में एक बयान भी बोल सकते हैं हम उसको, जब उन्होंने कहा था कि लोग हल्द्वानी को मेरी वजह से पहचान रहे हैं। मतलब जो है हल्द्वानी को मेरी वजह से देश में एक पहचान मिल रही है। तो ये गलत बयान उन्होंने दिया था और इसके कारण जनता में भारी आक्रोश हुआ था उनके प्रति। जो उनके सब्सक्राइबर होते हैं, मतलब जो उनके जितने भी उनके फॉलोअर्स थे, सब्सक्राइबर थे, या जितनी भी ऑडियंस थी जिन्होंने भी उनका ये ब्लॉग देखा, उनकी ये बात सुनी, तो बहुत गुस्सा आया था लोगों को। लोग सड़कों पे आ गए थे उनके खिलाफ़, आक्रोश उनके खिलाफ़ उमड़ा था। क्योंकि लोगों का ये मानना था कि हमारी जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है, हमारी जो चार धाम, मतलब हमारे यहाँ जो चार धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और ये सब, तो मतलब इनकी वजह से हमारी मेन पहचान है। फिर दूसरी बात क्या है कि जो मतलब हमारे उत्तराखंड से जो भी फौजी वगैरह, मतलब आर्मी में जो भी लोग जाते हैं और वो देश के लिए अपना बलिदान देते हैं, तो उनकी वजह से भी हमारे इस उत्तराखंड की पहचान है। ऐसे में सौरभ जोशी का ये कहना कि हल्द्वानी को मेरी वजह से पहचान मिली है, या हल्द्वानी को मेरी वजह से लोग देख रहे हैं, या मेरी वजह से हल्द्वानी का नाम बढ़ रहा है, ये कहना सरासर निंदनीय था। क्योंकि दोस्तों हमारे भारत में जितने भी शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, आप यूँ सोचिए कि वो भारत की सरकार की लिस्ट में है। मतलब जैसे आपका गांव हो गया, हमारा गांव हो गया, भाई चाहे कोई कितना बैकवर्ड होगा, कोई कितना डेवलप होगा, मगर है सभी के सभी गाँव सरकार की लिस्ट में। क्यों? क्योंकि सरकार का एक डाटा होता है जिसके उसमें वो सभी गाँव का डाटा बनाती है और सरकार को प्रत्येक गाँव की जानकारी होती है। तो सरकार ने ही हमें वो गाँव दिया है, सरकार की लिस्ट में है। तो हमारे गाँव की पहचान हमारे भारत सरकार से है, हमारे देश से है, हमारे प्रदेश से है, न कि किसी की वजह से है। मतलब कोई प्रदेश में अच्छी उपलब्धि कर लेता है, कोई अच्छा नाम रोशन कर लेता है, तो वो प्रदेश के नाम को ऊंचा उठाता है, आगे ले जाता है, मगर उसके नाम से प्रदेश की पहचान है, ये सरासर गलत है, चाहे वो कोई भी हो। तो बाद में आपने देखा होगा कि जब सौरभ जोशी का मतलब ये बयान लोगों को बहुत रास नहीं आया था और बहुत उनके खिलाफ मतलब बहुत आक्रोश हुआ था, तो बाद में उन्होंने फिर से एक ब्लॉग में जनता से माफ़ी मांगी थी। और उनका माफ़ी मांगने का तरीका क्या ही बोले, मतलब इतना इतना बड़ा ब्लॉगर अगर कोई इस ढंग से माफ़ी मांगे, भाई मैं उनका सब्सक्राइबर हूँ और मुझे तो उनका ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। हालांकि मैंने तब कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया था। उनका माफ़ी मांगने का तरीका था, एक होता है ना कि भाई ठीक है, अगर आपको मेरी बात ख़राब लगी तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, एक तो नॉर्मल अंदाज़ होता है आदमी का। मगर एक होता है कि मेरा बोलने का मतलब ऐसा नहीं था, अगर आपको ऐसा लगा तो सॉरी। तो मतलब होता है ना कि एक आदमी जैसे एक मतलब एक एहसान वगैरह रख रहा है, या एक मतलब एक गुस्सा टाइप आप सोच सकते हैं ना, एक थोड़ा ईगो हार्ट जैसे कहते हैं ना, एक ईगो टाइप का था उस माफ़ी में भी। हमें लगा, मुझे लगा, मैं बाकी अन्य लोगों को नहीं बोल सकता। तो उस समय तो हमने इस पर कोई ख़ास प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि हमने कहा चलो छोड़ो जो भी है। मगर आज एक बार फिर से उनका नाम सुर्खियों में आ रहा है। आज एक बार फिर से जो है उत्तराखंड के मशहूर ब्लॉगर सौरभ जोशी
एक नई मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनमें प्रमुख नाम जो मुझे फ़िलहाल इस समय याद है, मैं एक मीडिया रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा। तो जो प्रमुख नाम हैं सौरभ जोशी और एक कॉमेडियन थी, आप जानते हैं कि जिनका यूट्यूब चैनल भी है, भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचियाज, एल्विश यादव, ये भी एक मशहूर यूट्यूबर हैं और ऐसे कुछ यूट्यूबर और भी हैं। तो इनका नाम आया है इस घोटाले में। मतलब इन्होंने एक ऐप के ज़रिए जो है लोगों के साथ, ऐसा बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कि लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया और देश भर से फ़िलहाल जो दिल्ली की एक विशेष साइबर सेल है, मतलब IFSO, तो उसको देश भर से 151 शिकायतें इनके खिलाफ मिली हैं, जिनमें जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल IFSO ने इन सभी यूट्यूबर्स को नोटिस पकड़ा दिए हैं और जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। तो मतलब क्या है ये मामला सौरभ जोशी का, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, कितने नाम हैं और मामला क्या है। तो आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। सौरभ जोशी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से वो सुर्खियों में है। दरअसल आपको बता दें, देश के मशहूर ब्लॉगर हल्द्वानी निवासी सौरभ जोशी सहित कई यूट्यूबर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नई दिल्ली स्पेशल सेल को IFSO यूनिट ने हाईबॉक्स ऐप के जरिए देश भर के 30,000 से ज्यादा लोगों से 1,000 करोड़ रुपए ठगने के मामले में ये कार्रवाई की है, जिसमें यूट्यूबर सौरभ जोशी को नोटिस थमाया गया है। और हाँ, इसमें सिर्फ सौरभ जोशी ही नहीं बल्कि कई और यूट्यूबर्स को भी नोटिस दिया गया है। उपायुक्त डॉक्टर हेमंत तिवारी ने बताया कि 16 अगस्त को यूनिट को 29 शिकायतें मिली थी। उसमें हाईबॉक्स ऐप में मासिक रिटर्न का वादा कर निवेश करवाया गया था। ठगों ने सौरभ जोशी, अभिषेक मल्हान, एल्विश यादव, मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह, हर्ष लिबाचिया, लक्ष्य चौधरी, आदर्श सिंह, दिलराज सिंह आदि के जरिए इस ऐप का विज्ञापन भी करवाया था। हाईबॉक्स एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो एक प्लानिंग के तहत किया गया घोटाला है। इसके जरिए आरोपितों ने हर दिन 1 से 5% तक ब्याज, यानी कि 1 महीने में 30% से 90% तक की गारंटी शुदा रिटर्न देने का वादा किया था। इस ऐप को फरवरी में लॉन्च किया था। हाईबॉक्स ऐप से 1,000 करोड़ ठगने के मामले में पुलिस ने इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स से पूछताछ करेगी। वहीं भारत के इस गिरोह के मुख्य आरोपी शिवराम को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के 4 बैंक खातों में मौजूद 18 करोड़ रुपए सीज किए हैं। पुलिस को अब तक 151 शिकायतें मिली हैं और अब पुलिस ने इस ऐप की विज्ञापन करने वाले यूट्यूबर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और नोटिस थमा दिया है, जिसमें कि हल्द्वानी निवासी सौरभ जोशी का नाम भी शामिल है। तो ये थे उन यूट्यूबर के नाम और क्या क्या इसमें हुआ है, क्या चीज़ किस चीज़ से, मतलब कैसा क्या हुआ, ये पूरा आपने इस रिपोर्ट में देखा। अच्छा, हमें एक चीज़ का बड़ा ताजुब होता है कि मतलब इतने बड़े क्रिएटर होते हैं, हम ही लोग मतलब जो हैं उनको इतने आसमान तक पहुंचाते हैं। मतलब हम में से कोई भी, पब्लिक में से, मतलब जनता उनको इतने आसमान तक ले जाती है। जनता ही है जो हमारे देश की सरकार को बनाती है, किसी भी ब्लॉगर को छोटे से बड़ा बनाती है, बड़े से छोटा बनाती है। मतलब सब कुछ यहाँ पर जो है वो जनता जनार्दन के हाथ में होता है। मगर जब किसी ब्लॉगर से या किसी क्रिएटर से गलती हो जाए और उसका माफ़ी मांगने का तरीका थोड़ा सा अटपटा हो ना, तो ये थोड़ा सा मतलब एक अजीब सा लगता है। आज सौरभ जोशी की 2 करोड़ से ऊपर की फैमिली यूट्यूब पर है और आपको तो याद ही होगा कि एक ब्लॉग में उनका जो है वो मंथली अर्निंग भी दिख गया था गलती से। अब चाहे उन्होंने गलती से दिखाया या उन्होंने शो करवाया जानबूझ के, ये तो बात की बात है। हालांकि हम या हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, बट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो कहा जा रहा है हम उस हिसाब से बोल रहे हैं। और विभिन्न ब्लॉगरों ने और काफ़ी लोगों ने शॉर्ट्स में इसको भी डाला है कि सौरभ जोशी की जो मंथली इनकम थी, एक बार वो गलती से सो गई थी। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो गलती से भी सो हुई थी और जिस तरह की उनकी जो इनकम वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, तो एक वीडियो में उनका लोगों के अनुसार उन्होंने ऐसा दिखाया था, $98,000 पर मंथ, $98,000 पर मंथ
तो ये थी उनकी अर्निंग। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आजकल के डेट में लगभग हमने गूगल पे चेक किया तो $1 तकरीबन 83 रुपये के समथिंग इस समय मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। तो आप लोग खुद मतलब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि भाई मेरी तो इतनी तकड़ी गणित है नहीं और इसमें टाइम लगेगा। ब्लॉग हम केवल 15 मिनट का बनाते हैं, पर इसको तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेट ना एग्जैक्ट करने में टाइम लगेगा। बट एक मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, तकरीबन 80 लाख के आसपास अगर उसको रुपए में कैलकुलेट किया जाए तो वो 80 लाख के आसपास हो रहा है। मैं इसको एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, आसपास बोल रहा हूँ, मतलब उसमें 2-3 लाख रुपए का वेरिएशन हो सकता है, 2-4 लाख रुपए का संभव है। तो इतनी बड़ी इनकम जिस ब्लॉगर को मतलब जनता से मिल रही है और उन ब्लॉगरों का माफ़ी मांगने का तरीका ये हो, तो ये थोड़ा सा अफसोसजनक बात होती है। और मतलब अब इन लोगों को मतलब इतने बड़े घोटाले में पकड़ा जा रहा है, तो ये थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं उन दर्शकों के लिए बहुत निराशा वाली खबर है। अगर सौरभ जोशी इस मुसीबत में फंसते हुए नज़र आते हैं तो ये उनके सपोर्टर्स के लिए काफ़ी बड़ी निराशाजनक बात होगी, और इसका उनके यूट्यूब करियर पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इस मामले में उनकी भूमिका कितनी थी, क्या है, कैसे वो इस फ्रॉड में शामिल हुए। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपने सुना 1000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। तो ये 1000 करोड़ कितनी बड़ी रकम है, हम तो केवल बोल सकते हैं, हमें अगर गिनने के लिए दिए जाएँ तो शायद हम गिन भी ना पाएँ। तो जितना हम केवल सोच सकते हैं उतना वो लोग हकीकत में कर रहे हैं। तो ये होता है क्योंकि अगर हम यूट्यूबर हम वर्तमान में मतलब ग्रो नहीं कर रहे हैं, जैसे या आप में से कई यूट्यूबर होंगे जो ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो सोचते हैं यार चलो अगर यूट्यूब से छोटा मोटा रोज़गार मिले तो बहुत अच्छी बात है। और जब आदमी इस रोज़गार में कदम रखता है ना बाय द वे, तो वो और भी खुश होता है और उसके बाद उसकी आकांक्षाएं बढ़ जाती है। तो एक ऐसा ब्लॉगर मतलब जो आप सोचिए कि 80 लाख के समथिंग यूट्यूब से इनकम होती है उसकी, उसके बाद भी इतने बड़े फ्रॉड में शामिल हुआ है, तो कुछ तो बात होगी। और मतलब यहाँ तक भी वो लोग संतुष्ट नहीं है। मतलब एक देश का वो गरीब है कि जो मतलब दाल नमक रोटी खाकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता है। एक ये लोग हैं मतलब कि करोड़ों रुपए की अर्निंग इनके यूट्यूब से है, पर फिर भी ये जो है घोटालों में लिप्त होते हैं, यानी कि पैसे को वो ज़्यादा से ज़्यादा वो करना चाहते हैं। तो क्या क्या चलते हैं मतलब इन ब्लॉगरों के भी, मतलब ये ब्लॉगर भी जो हम इनको सोशल मीडिया पे इतना वो देखते हैं कि भाई ये ऐसे हैं वैसे हैं, हम जिनके सपोर्ट करते हैं ना, उनका अपना क्या क्या मामला चल रहा है पर्दे के पीछे ये कोई नहीं जानता। सिर्फ तभी जाके खबर लगती है जब मीडिया में ये खबर आती है। हो सकता है कि इतने बड़े ब्लॉगर हैं ये, तो ये कल को कुछ भी करके मतलब मीडिया में बात को दबा सकते हैं, इस बात की भी पूरी संभावना है। बट फ़िलहाल जो रिपोर्ट हमारे पास है तो वो उसके अनुसार इनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल है। तो ये है इतने बड़े ब्लॉगरों की सच्चाई। हो सकता है इसमें कई और भी होंगे जो अभी सामने नहीं आए होंगे, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इनका नाम भी सामने आएगा। तो जो स्पेशल जो साइबर फ्रॉड होते हैं या जो साइबर के जो घोटाले होते हैं, जितने भी प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं ना, तो मैं वकील मोहतरमा को बताना चाहूँगा, जो वकील साहब पिछले दिनों कुछ में कह रही थी कि भाई हमारा एड्रेस ये दिया वो दिया ना और मैं थाने में जाऊँगी ये जाऊँगी, तो उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि IFSO होता है और उसमें होती है जो गंभीर और रेयरिस्ट साइबर क्राइम होते हैं, जो मतलब अति गंभीर और रेयरिस्ट साइबर क्राइम होते हैं, वो IFSO नामक एक दिल्ली की संस्था है, पुलिस की स्पेशल सेल है वो, तो उसमें होते हैं वो प्रत्येक अभी मतलब इस पर हर जगह है, कोई कहीं अलग नाम से है ये, मतलब ये प्रत्येक स्टेट में ऐसे है। तो वहाँ पर रिपोर्ट होती है। वकील साहब थोड़ा आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया आज जब बात में बात आई, तो वरना आप तो साइबर कैफ़े में भागते हो यार, तो मतलब थोड़ा ना हंसाने वाले काम भी आप लोग मत किया करो। जैसे आजकल आप सौरभ जोशी परेशान हैं, तो कभी हो सकता है किसी हंसाने के काम में आप भी परेशान रहोगे। वैसे भी आपने काफ़ी बार हंसा दिया आपकी छोटी बहन ने भी लोगों को। तो बहरहाल दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं अधिक न कहते हुए आज की ये बड़ी खबर आपके सामने लाया हूँ, और इस वीडियो को आपने शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।